साथियों नमस्कार, मैं हूं एसआर गोखले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आईपीसी और बीएनएस 2023 के बीच तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। इस सीरीज का यह चौथा भाग है, यानी कि चौथा वीडियो है। इससे पहले जो 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में क्या कुछ नया मैंने शामिल किया है, इसको हम देख लेते हैं। कि इसमें सबसे पहले तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की गई है, और इस मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा चिकित्सा क्रिया के दौरान कोई लापरवाही बरती जाती है, और लापरवाही से यदि कोई मृत्यु कारित होती है तो उसको बीएनएस में किस तरह से सजा के दायरे में लाया गया है, इसको हम समझेंगे। और इससे पहले हम इसका जो उल्लेख किस धारा में है उसको हम देख लेते हैं। तो बीएनएस की धारा 106(1) में इसके लिए प्रावधान किया गया है। और बीएनएस की धारा 106 क्या कहती है? जो कोई उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण तरीके से ऐसा कार्य करेगा जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 साल तक हो सकेगी, वह जुर्माने से भी दंडित होगा। इसी में आगे उल्लेख किया गया है कि यदि ऐसा कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा क्रिया के दौरान किया जाता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 साल तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जो शब्द है, ये बीएनएस की धारा 106 में ही इसको शामिल किया गया है। और इसके दौरान यदि कोई लापरवाही, इससे अगर कोई लापरवाही होती है तो उसको सजा के दायरे में उसको लाया गया है। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए जो पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसका अर्थ क्या होगा? ऐसा चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत मान्यता प्राप्त कोई भी चिकित्सा योग्यता हो, और जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, या उस अधिनियम के तहत एक राज्य चिकित्सा रजिस्टर में उसका नाम यदि दर्ज किया गया हो। तो इस तरह से यहाँ पर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को यहाँ पर परिभाषित किया गया है, और उसके द्वारा यदि लापरवाही बरती जाती है तो उसको भी सजा के दायरे में शामिल किया गया है। ये बीएनएस में एक बहुत अच्छा नया प्रावधान है। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया है कि बीएनएस में जो आईपीसी में था वो तो एज इट इज शामिल हुआ ही है, लेकिन उनमें क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से उसको शामिल किया गया है, और नया उसमें क्या जोड़ा गया है, वही मैं यहाँ पर वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। अगला प्रावधान यहाँ पर दिया गया है संगठित अपराधों के बारे में। जो मोटे तौर पर संगठित अपराध है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जो छोटे संगठित अपराध है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बड़े जो संगठित अपराध है उनके बारे में बीएनएस की धारा 111 के तहत उसको जोड़ा गया है। यह एक नया प्रावधान है, और इसमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है उसको समझ लेते हैं। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया जाता है, जिसमें व्यपहरण, डकैती, वाहन चोरी, उद्यापन, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार करना, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार करना शामिल किया गया है। इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा उठाने के लिए, जिसमें वित्तीय फायदा भी शामिल है, हिंसा करता है या हिंसा की धमकी देता है, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध करता है, तो वह संगठित अपराध सिंडिकेट की श्रेणी में होकर बीएनएस की धारा 111 के तहत दंडात्मक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। और इसके लिए जो सजा का प्रावधान है उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस परिभाषा में जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए थे उन पर एक नज़र डालते हैं कि संगठित अपराध किसे कहेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह संगठित अपराध सिंडिकेट से अभिप्रेरित है, जो या तो सामूहिक रूप से अपराध करते हैं या एकल रूप से भी अपराध करते हैं। एकल रूप से का मतलब ये है कि जैसे कोई अपराध करता हुआ व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आया है, और जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसके अन्य सदस्यों के भी नाम खुलासा हुए हैं, तब पता चलता है कि ऐसे कोई कृत्य जो व्यक्ति सामूहिक रूप से कर रहे थे, यानी कि वो एक संगठन के रूप में थे और संगठन के सदस्य के रूप में एकल रूप में भी कहीं पर वो अपराध कर रहे थे, ये सभी अपराध
संगठित अपराध सिंडिकेट की श्रेणी में आते हैं। इसमें और भी प्रावधान किया गया है कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो पहला प्रावधान क्या था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, उनका समूह होना चाहिए, चाहे तो सामूहिक रूप से कर रहे हो या एकल रूप से कर रहे हो। दूसरा प्रावधान ये है कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप भी होना चाहिए। तो इसको आगे परिभाषित इस प्रकार से किया गया है कि ऐसा आपराधिक कार्य जिसमें 3 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा का प्रावधान है, जो किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या एकल रूप से किया गया था और जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र पिछले 10 वर्षों में किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हो, आरोप पत्र उनके दाखिल होना चाहिए और उन आरोप पत्रों पर भी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, ऐसा भी होना चाहिए। और अगला इसमें परिभाषित किया गया था कि आर्थिक अपराध से क्या तात्पर्य होगा। तो इसमें आर्थिक अपराध के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, आपराधिक न्यास भंग, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन, कपट या किसी प्रारूप में धनीय फायदा अभिप्राप्त करने के लिए कोई भी स्कीम चलाना, ये सभी आर्थिक अपराध में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार का संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा यदि आर्थिक अपराध किया जाता है तो भी वह बीएनएस के धारा 111 के तहत दंडनीय होगा। अगला प्रावधान इसमें यानी कि ये सब करने के लिए ये जो सिंडिकेट है इसके लिए जो सजा का प्रावधान बीएनएस की धारा 111 में किस प्रकार किया गया है, वह कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक भी हो सकेगा और जुर्माना जो कि 5 लाख से कम नहीं होगा। तो जुर्माना भी अधिरोपित होगा और कारावास भी होगा। तो कारावास की जो सजा है वो 5 वर्ष कम से कम 5 वर्ष है और 5 लाख जो जुर्माना है 5 लाख से कम भी नहीं होगा। ऐसा कृत्य करने के दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा। यानी कि इस सिंडिकेट का जो प्रत्येक सदस्य है वह मृत्यु के दंड से दंडित होगा या फिर मृत्यु का अगर दंड उसे नहीं दिया जाता है तो आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माना इसके लिए भी जुर्माना यानी कि 10 लाख से कम नहीं होगा। यह मृत्यु कारित करने की स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है। अब सिंडिकेट जो अपराध है यानी कि संगठित अपराध सिंडिकेट है, इसके लिए यदि कोई दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र करने पर या फिर सहायता इनको यदि कोई सहायता करता है तो उसके लिए भी ऐसा कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक भी हो सकेगा और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार के अपराध को जो बढ़ावा देते हैं या फिर ऐसे अपराध करने के लिए किसी का दुष्प्रेरण करते हैं तो उनको भी सजा के दायरे में लाया गया है। यदि इस संगठन का कोई सदस्य है तो सदस्य के लिए ऐसा कारावास की सजा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना जो कि 5 लाख से कम नहीं होगा। तो ये सदस्य को भी यहाँ पर दंडित करने का इसमें प्रावधान है और वही सजा है जो पूर्व में दर्शाई गई थी। इसके बाद है अपराधी को संश्रय देने पर, यदि ऐसे कोई संगठित अपराध है और उनके अपराधी को यदि कोई संश्रय दे रहा है, उसे छुपा रहा है, संरक्षण में रख रहा है तो उस व्यक्ति को भी कारावास की यहाँ ऐसा कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा। इसमें एक यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है यानी कि यदि ऐसा संरक्षण देने वाला व्यक्ति पति या पत्नी हो तो उस पर यह कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि जो संश्रय देने के तहत उसके सजा दी जाना चाहिए वो उसे नहीं दी जाएगी। मान लो यदि सिंडिकेट का जो सदस्य है वो कोई आदमी है और उस आदमी को संरक्षण देने वाला काम उसकी पत्नी कर रही है तो इस धारा के तहत उसकी पत्नी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ये एक थोड़ा सा यहाँ पर विधि का संरक्षण इसे प्रदान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो संपत्ति पर यदि कोई कब्जा रखता है कि इस प्रकार की संपत्ति जो संगठित अपराध जो उपजाई गई है संपत्ति है उस संपत्ति को यदि कोई रखता है तो उसके लिए भी कारावास जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना जो 5 लाख से कम नहीं होगा। तो ये संपत्ति अगर कोई रखता है, उसकी आय कोई रखता है या संपत्ति ऐसी है जो उसको कब्जे में रखता है तो भी दंड के दायरे में है, उसको भी दंडित किया जाएगा।
अगला प्रावधान इसमें बीएनएस की धारा 112 के तहत जोड़ा गया है, यानी कि इसमें छोटे संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। बीएनएस की धारा 111 में बड़े संगठित अपराध थे और इसमें बीएनएस की धारा 112 में छोटे संगठित अपराध है। तो जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए एकल रूप में या समूह रूप में चोरी, झपटमारी, छल, अनाधिकृत रूप से टिकटों का विक्रय करना, अपराधिकृत शर्त लगाना, जुआ खेलना, लोक परीक्षा पत्रों की विक्रय या अन्य समरूप अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माना भी उसको अधिरोपित किया जाएगा। तो ये एक प्रावधान इसमें था। और छोटे संगठित अपराध में क्या क्या शामिल है, जो यहाँ पर एक चोरी शब्द का उल्लेख किया गया था, तो चोरी में क्या है, चालाकी से चोरी करना, निवास गृह या कार बार परिसर में कार्गो से चोरी करना, पॉकेट मारना, कार्ड स्कीमिंग करना, शॉप लिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और एटीएम की चोरी भी इसमें शामिल है। तो ये इस प्रकार के यदि कोई कृत्य करता है तो वह छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में आता है और बीएनएस की धारा 112 के तहत दंड का प्रावधान इसमें दिया गया है। बीएनएस की धारा 113 भी एक नया प्रावधान है और इसमें आतंकवादी कृत्य को शामिल किया गया है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है एक परिभाषा के तौर पर, उसको हम समझ लेते हैं। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से भारत में या भारत से बाहर विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाना की संभावना के आशय से बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के अन्य पदार्थों का, चाहे वो जैविक, रेडियोधर्मी हो या न्यूक्लियर हो, किसी भी प्रकृति के साधनों द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मृत्यु होती है या फिर क्षति होने की संभावना होती है, संपत्ति की हानि होती है या संपत्ति की हानि होने की संभावना होती है, भारत में या विदेश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं या पदार्थों के वितरण में यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है, सिक्कों या भारतीय करेंसी की कूटकृत निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की संभावना पैदा करता है, भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अधिकरणों को नुकसान पहुंचाता है, भारत में या विदेश में किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या फिर नुकसान पहुंचाने की संभावना पैदा करता है, किसी व्यक्ति या व्यक्ति को निरुद्ध करता है या उसका अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, भारत सरकार, राज्य सरकार या विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या कार्य करने से रोकने के लिए यदि बाध्य करेगा, लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करता है या ऐसे प्रयत्न करता है या फिर लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है, तो ये कार्य जो अगर कोई व्यक्ति करता है तो यह माना जाएगा कि वह आतंकवादी कृत्य कर रहा है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या था, लोक कृत्यकारी शब्द को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो लोक कृत्यकारी का मतलब ये है कि संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई भी प्राधिकारी अभिप्रेरित है। तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है इसमें दिया गया है उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर लोक कृत्यकारी शब्द को हमने समझा और उसके बाद एक कूटकृत भारतीय करेंसी, इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या शब्द परिभाषित किए गए हैं। तो ऐसी करेंसी जो किसी प्राधिकृत न्यास संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात की ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुप्रति है या उसके समरूप है ऐसा घोषित की गई हो तो वह कूटकृत भारतीय करेंसी कहलाएगी। इसमें जो दंड का प्रावधान है यानी कि सजा है, ऐसा कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना भी अधिरोपित किया जाएगा। यदि ऐसा कृत्य करने के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माना भी देय होगा। तो यही सजा का प्रावधान बड़े संगठित अपराधों में भी था और यहाँ पर आतंकवादी जो कृत्य है उसमें भी उसी सजा का प्रावधान किया गया है।
किसी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने की साजिश करना, साजिश रचना या प्रयास करना, या फिर उसे बढ़ावा देना, तो इसके लिए भी यहाँ पर दंड का प्रावधान दिया गया है। जो कोई आतंकवादी कृत्य को कारित करने का षड्यंत्र, प्रयत्न या पक्ष समर्थन, दुष्प्रेरण करता है, सलाह देता है या उद्दीप्त करता है, या प्रत्यक्ष रूप से यह जानते हुए उसे सुकर बनाता है, या किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। साथ ही साथ वह जुर्माना का भी दायी होगा। आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना, शिविर आयोजित करना और उनको नियुक्ति करना, इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी कैंप या किन्हीं कैंपों का आयोजन करता है, आयोजन किया जाना कारित करता है, या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों को भर्ती करता है, भर्ती किए जाने का प्रयास भर्ती करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक भी हो सकेगा, और साथ ही जुर्माने का भी वह दायी होगा। आतंकवादी कृत्य में शामिल संगठन का सदस्य यदि कोई है, तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। जो कोई व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्वर्तित है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना भी भरना होगा। आतंकवादी कृत्यों संश्रय देना, यानी कि आतंकवादी का कोई सदस्य है, उनके जो कार्य है उनको संश्रय देना, इसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध कारित किया है, सासे पूर्वक उसे संश्रय देगा, छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा, जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, और आजीवन कारावास तक भी हो सकेगा, साथ ही जुर्माना के लिए भी दायी होगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन वही दे रखा है जो संगठित अपराधों में था। यह धारा ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में हमने जो संगठित अपराधों में जो एक्सेप्शन पढ़ा था, वही यहाँ पर लागू होता है। आतंकवादी कृत्य की आय रखने के लिए भी यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने के से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को यह जानते हुए कब्जे में रखता है कि वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और जुर्माना भी दायी होगा। संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से निम्न का अधिकारी यह निश्चय करेगा कि इस धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाए या नहीं किया जाए। यानी कि जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए, या फिर बीएनएस की धारा 113 के तहत मामला रजिस्टर्ड किया जाए। इसके लिए जो निश्चय करने का प्राधिकार यहाँ पर पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो बीएनएस में किए गए थे, छोटे संगठित अपराधों के लिए, बड़े संगठित अपराधों के लिए, और आतंकवादी कृत्य के लिए। साथ ही साथ हमने इसमें देखा कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको भी सजा के दायरे में लाया गया है यदि उसके द्वारा भी लापरवाही बरती जाती है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सुझाव हो या अन्य कोई चीज़ें इसमें शामिल करना हो आपको जो उचित लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।